एमपी साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब जो है हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मॉडल सेट मैट्रिक एग्जाम के लिए बताए गए हैं उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। और ये आपको खुशी अब होगी कि प्रश्न जो है दोगुने होंगे, जिसमें आधे के ही आपको आंसर देने हैं। तो शॉर्ट प्रश्न में भी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 को देने हैं। तो आइए बीएसईबी जो है उसके सही प्रश्नों का हल जो है हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर है, पूछा हुआ है बीएसईबी में कि किण्वन जो है वो क्या है और यह कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स किण्वन क्या है, तो किण्वन अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन समझते हैं ना, जो श्वसन उसके 2 प्रकार है, अवायवीय एवं वायवीय। तो अवायवीय कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और ऐसे जो किण्वन की प्रक्रिया है वो अवायवीय है लेकिन ईस्ट में होता है, और यह श्वसन के प्रथम चरण के रूप में कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो ये 21 का क्वेश्चन हो गया। अब आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं 22 का। 22 में क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 22 में क्वेश्चन है कि श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। तो 22 में क्वेश्चन है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर देख लें, 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे श्वसन और एक में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो पहला अंतर हो गया श्वसन में कि इसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण लिखाएगा कि इसमें सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे में CO2 और जल से भोजन ग्लूकोज तैयार किया जाता है। अब है दूसरा अंतर कि इस क्रिया में O2 लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। और इसमें होगा कि इस क्रिया में वायुमंडल से CO2 लिया जाता है एवं O2 छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा कि यह सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जबकि यह केवल पादप में होता है। दूसरा अगला जो है चौथा में कि इस क्रिया में रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में बदलती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है 23 में कि पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है, एमपी साइंस। तो जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम एक सरल प्राणी संपोषी जीव है जो मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसमें सिलिया पाया जाता है जो भोजन को सिलियरी गति द्वारा एक निश्चित स्थान कोशिका मुख तक पहुंचाता है। इस प्रकार पैरामीशियम में भोजन पहुंचता है। और ध्यान दीजिएगा पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें कोशिका मुख होता है, जबकि अमीबा जो है उसमें कुटपाद के द्वारा जो है भोजन का अंतर्वहन होता है। अब जो है हम लोग 24 प्रश्न को देखेंगे। तो ये जो है 24 क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो सभी जीवों को जैविक क्रिया संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव को भोजन की जरूरत होती है। यही कारण है कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, क्योंकि पोषण के पश्चात ही में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जीवों के लिए पोषण जो है वो अनिवार्य है। 25 में प्रश्न है कि दीर्घरुम विल्ली क्या है, इसका क्या कार्य है। तो स्टूडेंट्स जो हम लोग का पाचन तंत्र है उसमें छोटी आंत होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो जो इलियम होता है उसी का ही भाग है, हम उसको विलाई भी कहते हैं। विलाई आप पोषक तत्वों को अपने में मिलाई। आइए देख लेते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। छोटी आंत आहार का सबसे लंबा भाग है, लगभग 6 मीटर है। इसके 3 भाग है, जिसमें ग्रहणी, जेजुनम और इलियम होता है। इलियम में ही रोम के आकार की अंगुली जैसा रचनाएं पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम या विल्ली कहते हैं। दीर्घ रोम या विल्ली ही जब भोजन चाल के रूप में हो जाता है तो उसे पोषक तत्वों को रुधिर में मिलाने का कार्य करता है, जो कोशिकाओं तक भेजा जाएगा, और भेजने के बाद में हमें वहां भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो दीर्घ रोम या विल्ली या विलाई यही है। अब स्टूडेंट प्रश्न है 26 में कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि एथिलीन क्या है, एक पादप हार्मोन है जो फल को पकाता है। आइए इसके आंसर को देख लें। एथिलीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। यह पौधा के तने के अग्रभाग में बनता है और विषित होकर के फलों को पकाने में सहायता करता है। अतः एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। 27 में प्रश्न है कि प्रकाश अनुवर्तन क्या है। तो आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पौधे जो होती हैं उनकी पत्तियां वो सूर्य के प्रकाश की तरफ झुक जाती हैं।
या उनके डालियां या शाखा, उसे ही कहते हैं। आइए लिखकर देख लेते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां शाखाएं सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं या गति करते हैं, जिसके कारण पौधों के ऊपरी भाग खास करके पत्तियां, डालियां और तना धीरे धीरे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं या उस ओर गति करते हैं। इसे ही प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करती हैं। अगला प्रश्न है 28 में कि समजात अंग की परिभाषा उदाहरण के साथ देना है। तो स्टूडेंट्स, जो समजात अंग है विभिन्न जंतुओं में स्थित वैसे अंग जो संरचना एवं बनावट की दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, लेकिन अपने वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली तथा मनुष्य का अग्रपाद, यानी कि मनुष्य का हाथ और बिल्ली का अगला पैर, दोनों का बनावट जो होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन कार्य जो है भिन्न भिन्न होता है। अब इसके बाद में 29 में क्वेश्चन देखते हैं। 29 जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ये 5 अंक का स्टूडेंट्स है। प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र को नामांकित चित्र के साथ समझाइए। तो स्टूडेंट्स, जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के साथ साथ तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय भी होता है। तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपन का कार्य करते हैं। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है। सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई तंत्रिका कोशिका है। इसलिए हम यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का वर्णन करेंगे। तंत्रिका कोशिका, देखिए स्टूडेंट्स, यही जो है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई है, जिसको हम की तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये तो आइए इसकी रचनाओं को देख लें क्या क्या है। ये कोशिका या तारक है जिसमें डेंड्राइट्स होता है, और ये जो है सबसे लंबा एक्सोन है, जिसको हम लंबा डेंड्राइट्स है जिसको एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के ऊपर जो है वसा की परत जिसको माइलन शीथ कहते हैं। रिन में कनोड यहाँ पर है, और नीचे में एक बल्ब जैसी रचना है जिसको हम कहते हैं एक्सोन बल्ब, और ये सूत्रजुमा गांठ है। तो जो तंत्रिका जो कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। इसमें एक तारकाय कोशिका होता है जिसे साइटन कहते हैं। साइटन में एक बड़ा आकार का न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य होता है। साइटन में अनेक पतले तंतु या प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। सबसे लंबे डेंड्राइट्स को एक्सोन कहते हैं, और एक्सोन के ऊपर वसा की परत होती है जिसे माइलन शीथ कहते हैं। जहाँ माइलन शीथ का अभाव होता है उसे रेनियर का नोड कहते हैं। और निचले भाग में एक छोर पर एक बल्ब जैसी रचना होती है जिसे एक्सोन बल्ब कहते हैं, और एक्सोन बल्ब के नीचे सूत्रजुमक गांठें होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाएगा, और फिगर को जो है हम बना लेंगे। ये जो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, ये संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है इसको लिखिए, अथवा एक और क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन है 30 में कि परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो स्टूडेंट्स, ये 5 अंक के प्रश्न है, इसको हम लॉन्ग लिखने हैं। आप जानते हैं कि कोई पुष्प जो होता है उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। तो जब एंड्रोसियम से पोलन ग्रंथि निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो उसको हम परागण कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं लिख करके। परागकणों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण क्रिया के बाद ही फल एवं बीज का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जब मधुमक्खी या कीट जब पराग कोश पर बैठते हैं तो परागकण उनके पैरों में लग जाते हैं और उनके माध्यम से वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से परागण क्रिया होती है। अब है कि परागण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। इसमें एक ही पौधा के पुष्प का परागकण इसी पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। उदाहरण के लिए आम या उभयलिंगी पौधों में यह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागण किसे पर परागण। तो दूसरा उसका भाग हो गया परागण का। तो पर परागण जो है जब एक पौधा पर स्थित पुष्प इसका परागकण दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है
तो पर परागण कहते हैं। जैसे पपीता या एकलिंगी पादप में होता है, इसमें बाह्यकर्ता या कीट की जरूरत होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है हम इसको लिख लेंगे। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम लोग स्टडी करते रहेंगे और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का फिजिक्स का सब्जेक्टिव है या फिर मतलब कि केमिस्ट्री का है, सबका हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। ठीक ना। आज के अंक में इतना ही और फिर अगला अंक में हम पुनः जो आपसे मतलब कि जो वीडियो है वो बना करके डाल रहे हैं।